हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे उसको हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था सॉल्यूशंस। और इस चैप्टर्स में अभी तक हम लोग बात करते हैं कि दो टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था सॉल्यूशन के चैप्टर्स में एनसीईआरटी से। पहला वहाँ पर था जो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस था, और दूसरा वहाँ पर आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। आज हम लोग यहाँ पर इसी में ही अगला जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो यहाँ पर है वो होगा वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ। तो क्या होता है वेपर प्रेशर, कैसे उसको पता करते हैं, और कैसे सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर को हमें इस अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आज के जो यहाँ पर टॉपिक्स है वह है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस। लिक्विड सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। और आपको पता है अगर लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड होगा। और जब भी अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं सॉल्वेंट तो ये हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट हमारे क्या क्या हो सकते हैं आप बताओ? वो गैस भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो लिक्विड भी हो सकता है, और यहाँ तक कि वो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ है वहाँ पर। तो ये जो वेपर प्रेशर का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम कौन से लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे? जब गैस लिक्विड का, लिक्विड लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड का। देखो यहाँ पर जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमारा जो डिस्कशन होगा, जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जाए ऐसा कोई सॉल्यूशंस बने तो वहां पर वेपर प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट होगा, और सॉलिड को सॉलिड में डाला जाए तो वेपर प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसी पे ही हम पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, इसको सुनते हैं, फिर जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे सबको समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में से आपको कहता है लिक्विड सोल्यूशन और फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड। ये आपको पता है सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। बताया गया था सोल्यूट कैन बी, सोल्यूट हमारा गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, यहाँ तक कि सॉलिड भी हो सकता है, वो अभी मैंने आपको बताया। फिर कहा गया सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड हैव ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.3.2 जो है। तो कहा गया जो हमने हेनरी लॉ वगैरह आपको बताया था वहां पर इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, अब बताया गया तब यहाँ पर क्या पढ़ाने जा रहे हैं हमें, कह रहे हैं इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड इन अ लिक्विड्स। तो कहा गया कि हम यहाँ पर जो सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन देखेंगे तो वहां पर लिक्विड को लिक्विड में डाल करके या फिर सॉलिड को लिक्विड में डाल करके हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों केस लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में यहाँ पर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सच सोल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो सोल्यूशंस बनेगा उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट वोलेटाइल मतलब अपनी वेपर बना सकते हैं, या फिर केवल हमारा सॉल्वेंट जो है वो वेपर बना सकता है। तो वही आपको कह रहे हैं यहाँ पर जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज अ वोलेटाइल। अगर हम क्वेश्चंस में देख रहे कह रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड है तो हम कहेंगे अगर दो लिक्विड मिलाया जा रहा है तो ये मान के चलेंगे दोनों लिक्विड वोलेटाइल्स होते हैं, क्योंकि जो सॉलिड वाले होते हैं जनरली वो नॉन वोलेटाइल्स होंगे, जनरली की बात की जाती है। उसके बाद अगर जो हमारे लिक्विड वाले होंगे चाहे सॉलिड सॉलिड अगर लिक्विड लिक्विड है तो जनरली वो वहां पर वोलेटाइल होता है। वही आपको बताया गया सॉलिड इज वोलेटाइल। फिर बताया गया द सोल्यूट में और मे नॉट बी वोलेटाइल। सोल्यूट हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सॉल्वेंट तो 100% होगा क्योंकि तभी हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसी पे कॉन्सेप्ट आएगा। सोल्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लिक्विड है सोल्यूट तो हैं उसके हो सकते हैं, सॉलिड है तो नहीं होगा। वी शैल डिस्कस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सोल्यूशन। हम लोग के सिलेबस में जो कुछ भी है बाइनरी सोल्यूशन पे ही है। ठीक है, बताया गया दैट इज द सोल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। जैसे कि सोल्यूशन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट की बात आएगी, और दूसरा सॉलिड लिक्विड। तो मैंने आपको ये बताया कि पूरा भले सब कुछ लिखा गया, जो मैंने आपको 1 ही 2 मिनट में बता दिया वही चीज यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में लिखी गई। चल अब आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशंस। अगर दो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास हैं तो वहां पर उनका वेपर प्रेशर क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसे समझाता हूँ, उसके बाद जो यहाँ पर कुछ लिखा गया होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको समझ रहे हैं यहाँ पर समझो। चलिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, दो सॉल्यूशंस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि अभी हम 2 पॉइंट्स पढ़ रहे थे। यहाँ पहला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब हमारे दोनों सोल्यूट और सॉलिड दोनों लिक्विड फॉर्म में और दोनों वोलेटाइल्स होंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले मैं आपको यहाँ पर आगे आपको डेफिनेशन इसका लिखता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि हमें वेपर प्रेशर क्या होता है उसको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आगे इनकी जो कहानी है वो भी पढ़ते चलेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे
हमारे पास कोई एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है, अपनी वेपर बनाता है। अगर इस लिक्विड को ऐसे हम भर देते हैं ना, मान लेते हैं कोई बर्तन है उसमें इसको भर दिया, और याद रहिए क्लोज कंटेनर होना चाहिए। तो इस लिक्विड के जो सरफेस वाले पार्टिकल आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स, ये कुछ समय बाद धीरे धीरे यही क्या हो जाता है आपको पता है, ये वोलेट यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब अपने लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में जाने लगते हैं भाई, अपने गैसियस फॉर्म में पहुंचे। जो मैं गोला गोला यहाँ पर सब बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपको पता है, इनका वेपर फॉर्म इमेजिन करो। इधर वाला क्या है, अब बताओ कि लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड। और इधर जो मैंने ऊपर देखा है इसको क्या बोलेंगे, वेपर, जिसको हम कहते हैं गैसियस फॉर्म, ठीक है। ऐसा वोलेटाइल लिक्विड है तो ऐसा कन्वर्ट होगा। जैसे वाटर भी होता है, अगर वाटर को हम क्या करते हैं, किसी ग्लास वगैरह में रख दें, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो हमें तो तुरंत नहीं दिखेगा कि उसका वेपर बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप रख करके कुछ घंटे बाद आते हैं, या फिर रात को रख दिया सुबह देखते हैं, तो आपको उस प्लेट के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट चिपके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी पे ही कहानी यहाँ पर चलने वाली है। आखिर वो कैसे चिपक गए, पानी तो वहाँ पर नीचे तक था, प्लेट तक तो था नहीं। लेकिन हम सुबह क्या करते हैं, प्लेट को हटाते हैं तो हम देखते हैं प्लेट पे वाटर के ड्रॉपलेट्स चिपके होते हैं। जैसे प्लेट को हटाते हैं तो पानी की बूंदें नीचे गिरती हुई हमें दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या है, उसी टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पर होने जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखना होना क्या है यहाँ पर, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होता जाता है अपने वेपर फॉर्म में, लिक्विड वेपर फॉर्म में। जब लिक्विड अपने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं भाई, इवेपोरेशन कहा जाता है। और चूंकि हमने यहाँ पर आपको पहले से बताया कि हमारा कंटेनर क्लोज है, जो वेपर बना है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा, वो उसी बर्तन में ही जितना उसको जगह मिलेगा उसी में घूमता रहेगा। और आपको पता है फिर क्या होगा, अगर घूमता रहेगा तो कहीं नहीं जा पाया, तो यही जो वेपर के मॉलिक्यूल, आपको पता है लिक्विड से वेपर बनने का मतलब कि लिक्विड्स के पार्टिकल जो थे वहां पर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो वो लिक्विड से कहाँ पर पहुंच गए, गैस में। फिर ये गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के फिर से क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ेगा, फिर से वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड बन के इसी में गिरने लगेंगे। ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में भाग जाते हैं, लेकिन कंटेनर क्लोज है। तो यही यहाँ पर पार्टिकल आपस में फिर से एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके फिर वाटर के ड्रॉपलेट, जैसे मैंने आपको बताया वहां पर, फिर से वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जुड़ करके लिक्विड बन करके इसी में फिर से गिरने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है वहां पर कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको, कंडेंसेशन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन। अब देखना यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार है, कोई डिग्री से यहाँ पर T डिग्री से ऐसे टेम्परेचर रख देते हैं, जो भी प्रेशर यहाँ पर रहा होगा प्रेशर होगा। अभी क्या हो जाता है कि अब आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसको कहते हैं उनका हो रहा है एवोपरेशन। फिर ये बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कंडेंस होकर के फिर से क्या बना देते हैं, लिक्विड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चलता रहता है, ऊपर गया ऊपर से नीचे आने लगता है, ठीक है। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई में चले तो हम जानते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे तो किसी न किसी रेट से बन रहे होंगे, ठीक है, पर सेकेंड या फिर किसी भी यूनिट के साथ अगर हम देखें टाइम की, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स या फिर कितने इनकी कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड से वेपर में, फिर वेपर से कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेट से इवेपोरेट हो रहे हैं इसको कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन। और जिस रेट से ये ठंडे हो रहे हैं इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोल सकते हैं भाई इनको, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस रेट से ये इवोपरेट हो रहे तो उसी रेट से कंडेंस भी हो रहा है, सेम रेट के साथ ये इवोपरेट वो क्या कर रहे हैं वहां पर, कंडेंस हो रहे हैं। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या बन गया, आपको पता है उसको कहते हैं यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम बन गया। क्या बन गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रही है, बस इनकी फिजिकल स्टेट बदल रही है और सेम रेट के साथ बदल रही है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर जब हो जाता है उसी को कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे याद रखना रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। पूरा सेटअप ध्यान में रखना, तब आप वेपर प्रेशर को समझ पाएंगे। ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। जब हमको क्या करना है, अगर हमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर काउंट करना है, निकालना है, तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम का वेट करना पड़ेगा।
और जब फिजिकल इक्विलिब्रियम का हमने वेट किया, मतलब सेम रेट के साथ ये ऊपर जा रहा है और सेम रेट के साथ ये नीचे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर तैयार हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो याद रखना, अब कैसे बोलने जा रहे हैं, आपको पता है जो फिजिकल इक्विलिब्रियम बन चुका है, वेपर भी वहाँ पर बन रहा है, लिक्विड भी बन रहा है, वेपर लिक्विड एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। हम वेपर पे ध्यान लगाते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे उस दौरान जो भी वेपर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बने होंगे वो तो चाहते थे इस कंटेनर से बाहर निकल करके एटमॉस्फेयर में चले जाए, लेकिन रास्ता तो मिला नहीं। तो वो वेपर के मॉलिक्यूल, आपको पता है गैस है तो गैस एक जगह रुकेगा थोड़ी नहीं, कॉर्नर में रुका रहेगा, वो तो इधर उधर टकराता रहेगा। जब फिजिकल इक्विलिब्रियम बन गई है तो वेपर के मॉलिक्यूल सब जगह टकराते हैं, तो इस लिक्विड की सरफेस पे भी टकराएंगे। क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पे भी तो टकराएंगे। और जब फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे टकरा रहे हैं तो उस पर एक प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वहां पर। और याद रखना उसी प्रेशर को हम नाम क्या देते हैं पता है, यहाँ पर वेपर प्रेशर, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो उसी को कहते हैं, ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई और नहीं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जिसको हम लोग P0 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में, चलो एक बार पूरा मिला करके बोलते हैं। तो बताओगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे टकराने की वजह से जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसी को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। आया समझ में। तो वेपर प्रेशर कहाँ से सोल्यूशन के अंदर वो निकाल के लेके आए। तो अभी तो मैं केवल एक प्योर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा जो डिस्कशन होगा वेपर प्रेशर पे, तो अभी तो आपका एक कंपोनेंट है और आपको पता है सोल्यूशन बनने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए। तो वो 2 कंपोनेंट्स अगर हम लगा दिए तब वेपर प्रेशर कितना लगेगा, और उसमें भी कोई एक कंपोनेंट, क्योंकि अगर हमने वहां पर 2 कंपोनेंट्स को मिला करके सोल्यूशन बनाया, ऐसा हो सकता है हमारे दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है, दोनों वेपर बनाते होंगे, दोनों मिलकर के प्रेशर लगाते होंगे। ऐसा हो सकता है एक हमारा वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल है, तो जो वोलेटाइल होगा वो वेपर बनाएगा तो वो वेपर प्रेशर भी लगाएगा, जो नॉन वोलेटाइल जो वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेगा। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब पता है ना, वोलेटाइल का मतलब जो क्या कर जाते हैं, लिक्विड्स अपने वेपर फेज में जा सकते हैं, जो नॉन वोलेटाइल का मतलब वो अपने वेपर फेज में नहीं पहुंचते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो चलिए अब यहाँ पर बुक में क्या लिखा गया है उसको समझेंगे। यहाँ पर 2 लिक्विड की कहानी चलेगी, और 2 लिक्विड की कहानी चलेगी तो मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ यहीं पर, फिर ऊपर लाइन आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर एक बार हम पढ़े रहेंगे तो ऊपर की लाइन हमें समझ में आएगी। मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड ये है, ऐसे समझना, एक लिक्विड ये है, ये वोलेटाइल है। अब तो वेपर प्रेशर की कहानी आपको समझाया ना, यहाँ पर जब ये प्योर फॉर्म में रहा होगा, मान लेते हैं इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर यहाँ पर आपकी बुक में बता रहे हैं, यहाँ पर P1 मान लेते हैं, ठीक है, P1 नॉट ऐसे मान लेते हैं, प्योर फॉर्म में ना। फिर एक लिक्विड और ले लेते हैं, दूसरा, इसका भी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर से P2 नॉट बोल देते हैं। नॉट का मतलब प्योर फॉर्म है तो नॉट लगा देते हैं। और याद रखना कंटेनर क्लोज रहेगा, चाहे मैं क्लोज करूं या ना, याद रखना इस टॉपिक में कंटेनर हमारा क्लोज रहेगा। अब इन दोनों लिक्विड को यहां पर डाल दिया, ठीक है, ऐसे दोनों लिक्विड यहाँ पर 1 और 2 नाम के जो लिक्विड हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों अगर वोलेटाइल नेचर के हैं तभी वेपर बना रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप बताओगे 1 और 2 दोनों पहुंचे हुए। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन ऐसा होगा कि अगर ए भी पहुंचा है तो ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा यहाँ पर उसको P1 कहा जाएगा, और 1 के द्वारा और 2 के द्वारा जो लगेगा उसको हम P2 कह देते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट। देखो जब वो प्योर फॉर्म में था तो इसको हमने P1 नॉट और P2 नॉट ऐसा बोला है, मतलब प्योर फॉर्म का एकदम शुद्ध है। लेकिन आपको पता है जब 2 लोग मिल गए उसको शुद्ध थोड़ी नहीं कहेंगे, उसको प्योर थोड़ी नहीं कहेंगे, अब उसको एक मिक्सचर बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड की सरफेस पे इक्विलिब्रियम बनने के बाद, उसमें फर्स्ट वाले के भी लोग होंगे और सेकेंड वाले के भी लोग होंगे। फर्स्ट वाला जितना लगा रहा है उसी को अब यहाँ पर P1 कहते हैं, और P1 यहाँ पर जो टर्म्स है, अब नॉट मैंने हटा दिया, प्योर नहीं रहा तो प्योर नहीं है, तो अब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर एक टर्म यूज होता है पार्शियल, क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1, इसको भी ऐसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2। है समझ में, क्योंकि पूरा सेटअप को समझने के लिए जो जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे एनसीईआरटी में जैसा रिप्रेजेंटेशन दिया वैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको बताया।
चलो अब आपको बताइए इसका कुछ अमाउंट होगा, इसके कुछ अमाउंट होंगे, तो इसके कुछ मोल होंगे। इसके मोल को N1 मान लेते हैं, भाई किसी का भी अमाउंट होगा तो यहाँ पर इसके भी जो मोल होंगे उसको NO2 बोल देते हैं। फिर जब इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों के मोल प्रेजेंट होंगे। क्या हो जाएगा, 1 और 2 के दोनों के मोल प्रेजेंट। 1 के मोल को N1 कहा गया, 2 के मोल को NO2 कहा जाता है, ऐसे दोनों प्रेजेंट। और याद रखना अगर मोल है तो मोल में उनके क्या छुपे होंगे, मोल फ्रैक्शन। पहले वाले के मोल फ्रैक्शन भी होंगे और दूसरे वाले, देखना अगर अमाउंट है तो। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसके मोल अपान टोटल मोल, ये सब पिछले लेक्चर पे आपको बताया गया। दूसरे का मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मोल हमें पता है तो हम बताएंगे उसके मोल अपान टोटल मोल, ऐसे। ये पूरी कहानी सेटअप समझ में आया? एक बार फिर से बता दो तभी लाइन समझ में आएगी। चलो वापस आते हैं, फिर से समझते हैं और एकदम अच्छे से समझना। मैंने कहा कि हम वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड की बात करें तो क्या होगा, तो जिसको हम लोग यहाँ पर P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम लिक्विड को प्योर फॉर्म में, प्योर लिक्विड को यहाँ पर भर देते हैं। फिर कंटेनर क्लोज है, हम वेट करते हैं किसका, एवोपरेशन का और कंडेंसेशन की घटना का। और उस समय का इंतजार करते हैं जहाँ पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और जब फिजिकल इक्विलिब्रियम बन जाती है तो याद रखना उस दौरान जो भी वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो वेपर के मॉलिक्यूल मतलब गैसियस फॉर्म में है तो वही जहाँ रुकेंगे नहीं, वो इधर उधर मोशन करते रहेंगे। तो इधर उधर टकराते हैं, वॉल पे तो टकरा रहे हैं, वहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे इस लिक्विड की सरफेस पे भी टकराएंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे टकरा करके जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसी को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। जब प्योर फॉर्म में था तो यही कहानी थी, लेकिन हमारा चैप्टर तो सोल्यूशन है, हमें जो कुछ भी कैलकुलेट करना है सोल्यूशन पे कैलकुलेट करना है। तो कहा गया कि मान लेते हैं हमारे पास दो लिक्विड और दोनों वोलेटाइल है, पहले वाले को 1 दूसरे वाले को 2 कहा गया। 1 वाले के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है प्योर फॉर्म में, जैसे यहाँ पर बताया, वो P1 नॉट है, दूसरे वाले के द्वारा वो P2 नॉट है। इनके कुछ अमाउंट है तो इनका मोल हम कह देते हैं ये N1 होगा, इनके मोल को कह देते हैं ये N2 होगा। फिर ये सोल्यूशन जो बन के हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, यहाँ पर A और B दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिक्सचर्स यहाँ पर कंपोनेंट्स थे और दोनों वोलेटाइल थे, दोनों की वेपर बनेगी, ये भी बात सही है। वेपर बनेगा तो अब यहाँ पर जो नेट प्रेशर लग रहा होगा, केवल ना तो A1 लगा रहे ना तो सेकंड लगा रहे, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों मेंबर्स यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब जब मिक्सचर में एक से ज़्यादा लोग मिलकर के वहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो अब इसमें सबसे बड़ा टास्क होगा कि कोई एक कंपोनेंट कितना लगा रहा है। तो उस एक कंपोनेंट को बताने के लिए कहा गया, मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो लगा रहे हैं उसको P1 का नाम दे दिया, और यहाँ पर इनकी भाषा में इसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1, और जो दूसरा वाला लगा रहा है इसको कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2। और यहाँ पर इनके मोल्स प्रेजेंट हैं तो मतलब इनके ये सॉल्यूशन फॉर्म में दोनों के मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट है। इतना पूरा सेटअप आपको समझ में आया? तो अब यहाँ पर राउल्ट्स लॉ आगे पढ़ा जाएगा तो आपको यही P1 और P2 के बारे में पूरी कहानी सुनाएंगे। फिर अगर हमसे कभी ऐसा बोल दिया जाए कि 1 तो लगा रहे P1 प्रेशर और 2 लगा रहे P2 प्रेशर, तो अगर हमसे कभी ऐसा बोल दिया जाए कि PT कितना हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर क्या होगा बताओगे? जब ये इतना दे रहा है तो जोड़ दो बस, और क्या कर रहे हैं हमें यहाँ पर, P1 P2 लगा दो, ठीक है। कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर आपको A और B पहला और दूसरा कंपोनेंट जो भी है उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर बता दे कोई तो बस जोड़ देना बस। लेकिन ये कैसे पता करेंगे, वही तो समझना होगा यहाँ पर कि P1 कितना होगा, P2 कितना होगा। P1 P2 पता चल जाए, जोड़ दोगे टोटल प्रेशर आ जाएगा। चलो अब इनका पूरा सेटअप पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ता, ठीक है। चलो रीड करते हैं। हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। एक लिक्विड सोल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा उसकी बात आएगी। तो चलो इसको पढ़ते चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन, ये है बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। याद रखना हमारे दोनों लिक्विड क्या होंगे, वोलेटाइल नेचर के होंगे। एंड डिनोट 2 कंपोनेंट्स को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2, बहुत जगह A और B, मैं ऑफलाइन जब क्लासेस वहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसमें जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ इनका, तो वहाँ पर मैं A और B करके ही पढ़ाता हूँ। चलो यहाँ पर 1 और 2 बोला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को 1 और 2 कहा गया। व्हेन टेकन इन अ क्लोज वेसल, जब दोनों कंपोनेंट के क्लोज वेसल में ले लिया गया, यहाँ पर कहानी चल रही है। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवोपरेट, दोनों कंपोनेंट इवोपरेट हो रहे, देख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 दोनों पहुँच गया, 1 और 2 दोनों पहुँचे हुए। इवोपरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी
स्टेबलाइज बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। जैसे यहाँ पर बनाया था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। चाहे एक कंपोनेंट वोलेटाइल जो एक से ज़्यादा हो, एक समय आएगा रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, चला आते हैं। लेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, इसको हम पी टोटल ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? पी टोटल। जैसे यहाँ पर मैंने पीटी लिख दिया। एंड P1 एंड P2 विद अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। P1 P2 मैंने कहा वो क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर होगा पहले और दूसरे कंपोनेंट्स का। कहा गया दीज पार्शियल वेपर प्रेशर आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा P1 का, P2 का, उनका हम रिलेशन मोल फ्रैक्शन की मदद से देखेंगे x1 और x2 से ऑफ टू कंपोनेंट 1 and 2। जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर होगा P1 कितना लगेगा, P2 कितना लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों पता चल जाए जोड़ के तो कोई भी बता सकता है, लेकिन ये कितना होगा ये कैसे पता किया जाएगा? कब ये बढ़ जाएगा, P1 कब बढ़ाया जा सकता है तो कब बढ़ेगा, P2 कब बढ़ेगा, किन बात पे डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ें, और उनका जवाब देगा इन्हीं के ही लिक्विड फॉर्म का मोल फ्रैक्शन। कैसे अभी आगे देखेंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए आ रहे हैं कौन, एंट्री किसकी होने जा रही है? द फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसकोइज मार्टे राउल्ट्स। तो हम इसको नॉर्मली राउल्ट्स कहेंगे। ठीक है, FM राउल्ट्स की बात हो रही। 1886 गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो कह रहे हैं कि इनका रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे होगा वो बताएंगे ये। द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी भी एक कंपोनेंट के द्वारा, जैसे 1 और 2 के द्वारा जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन में लग रहा है, उनका रिलेशन उनके मोल फ्रैक्शन के साथ कैसा होगा या फिर कैसा रिलेशन वो किसके साथ रखते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर राउल्ट्स देंगे, और जिसको हम राउल्ट्स का ही लॉ कहते हैं। विच स्टेट द फॉर द सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, जो 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर फिट बैठेगा। अब मैं यहाँ पर इसको हटाने जा रहा हूँ, अगले पेज पे आ रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी टर्म्स को मैं आगे लेके चलूंगा। ठीक है, ये समझ में आएगा तो आगे आपको समझ में आएगा। चलो अब आगे क्या बोलते हैं इनका स्टेटमेंट, तो यहाँ से सुनते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा था फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो कहने का मतलब मैंने कहा था 2 लोग थे, एक था P1 एक था P2। ठीक है, कौन है ये? पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स का। कह रहे हैं कि यहाँ पर राउल्ट्स अपना ये कहते हैं किसी भी कोई भी एक वोलेटाइल कंपोनेंट सोल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, उसी के ही सोल्यूशन फॉर्म के मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। P1 पूरा का पूरा निर्भर कर रहा है x1। x1 क्या हो जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ पहला कंपोनेंट्स। और P2 से पूछा जाए तो ये x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सब पूरी कहानी कौन बता रहा है? किसी भी सोल्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर वोलेटाइल कंपोनेंट्स कितना वेपर प्रेशर लगाएगा सोल्यूशन में, वो डिपेंड करेगा उसी के ही सोल्यूशन फॉर्म के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और अब अगर हम देखें, हर कोई जानता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को तो हटाना ही पड़ता है, तो चलो हम भी हटा देते हैं। P1 बराबर, लेकिन किसको लाना पड़ेगा? किसी न किसी कांस्टेंट को। और कांस्टेंट के लिए मैंने आपको पूरा टर्म अभी पिछले पेज पे बताया, तो यहाँ पर बताया गया, एक मैंने टर्म्स बताया था P1 नॉट। मैंने कहा था जब पहला कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हो तब जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया गया उसी को P1 नॉट कहेंगे, और यहाँ पर वही हमारा कांस्टेंट बन करके आएगा। इसका मतलब आपको पता है प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, तो P1 बराबर P1 नॉट x1। ऐसे अगर हम बात करते हैं P2 बराबर देखेंगे, तो P2 बराबर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे इनके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर P2 नॉट x2। बस यही बताए। कौन बताए? राउल्ट्स। वही यहाँ पर लिखा गया, तो चलो देखते हैं। दस द कंपोनेंट्स 1 कह रहे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? x1 के। और आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट बन के कौन एंट्री कर रहा है यहाँ पर? उन्हीं के ही प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। तो याद रखना ये किसी और का सहारा नहीं ले रहा। अगर देखा जाए P1 पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, कह रहे उसी के ही वहाँ पर सोल्यूशन फॉर्म के मोल फ्रैक्शन के ऊपर निर्भर करेगा। फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन घटाया तो उन्हीं के ही प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर की एंट्री हो जाती है। ऐसे अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करते, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे P1 क्या हो जाएगा? इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट अ सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर वही कहेंगे P2 डायरेक्ट रिलेशन किसके हो जाएगा? x2 के। फिर डायरेक्ट रिलेशन के साइन को हटाया तो P2 बराबर P2 नॉट x2 आ जाएगा। ठीक,
तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या लगता है, कह रहे वेयर पी नॉट पी टू नॉट, वही क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू। जब दूसरा वाला कंपोनेंट प्योर फॉर्म में था तो जो वेपर प्रेशर था वो होता। अब इतना राउट्स की कहानी सुन लिया, बताओ एक बार फिर से बताओ कि राउट्स ने क्या बताया। राउट्स का ये कहना था पहले सोल्यूशन में चलो, हमने कहा ठीक है पहुंच गया। कह रहे हैं कि वहाँ पर मान लेते हैं दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है, हमने कहा ठीक। तो कहा गया अब कोई एक कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा उस सोल्यूशन के ऊपर, उसी की कहानी ये बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो वोलेटाइल कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो वोलेटाइल नेचर का है वो क्या करेगा, कितना वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, वो उसी के ही सोल्यूशन फॉर्म के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कहानी चल रही है किसकी, राउट्स की। अब एंट्री होने वाली है यहाँ पर डाल्टन्स का, ठीक है। अब इसको मिटाए, सब कुछ याद रखना वहाँ पर डाल्टन्स। अब डाल्टन्स यहाँ पर क्या बता रहे, कह रहे अकॉर्डिंग टू डाल्टन टोटल प्रेशर पे फोकस करते हैं। क्या है कि राउट्स ने तो पूरा काम कर दिया, P1 P2 की वैल्यू बता दिया, अब टोटल प्रेशर बताना है तो P1 + P2 कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से, और बस सिंपल सी लाइन बोल दे, कह रहे टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज इन अ कंटेनर विल बी द सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन एंड गिवन एज, ये मैंने आपको वहां पर पीछे बताया था। तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2। फिर राउट से कहा गया कि आपने तो अभी P1 की कोई वैल्यू तो बताई थी, आपने कहा कि हाँ अभी पढ़ के आ रहे हैं, P1 जहाँ पर लिखना होगा तो वहाँ पर लिख सकते हैं P1 नॉट x1, और P2 की जहाँ पर अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं P2 नॉट x2। कहा गया ठीक है, तब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, और यहाँ पर जब रखते हैं तो आप देख रहे टोटल प्रेशर किस रूप में बन जाता है, ये टोटल प्रेशर आपका ऐसा बन जाता है, P टोटल बराबर x1, यहाँ पर इसकी जहाँ पर x1 P1 नॉट, चाहे किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस x2 P2 नॉट, ये बन जाता है। और आप सबको पता होगा कि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1। तो हम कहेंगे x1 + x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 बराबर 1 आ जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो x1 जहाँ कहीं पर लिखा हो, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखना चाहे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x1 की जहाँ पर 1 - x2, बताओगे क्यों नहीं लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। इसलिए इस फॉर्मूले में देखो, अगर आप ऐसे लिख दो तब भी ठीक है, फॉर्मूला अगर याद रखना है। अब आप आपके ऊपर, आपके पास ये टूल्स है, ठीक है, इसमें आप जैसे मन करे जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। x1 x2 की जहाँ पर जो भी मन करे आप टर्म्स रख सकते हैं। जैसे x1 की जहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिख दिया, इतना 1 - x2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब वहाँ पर अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो अब आपको x1 इस फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, x2 ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये और आगे लेके चलना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर P टोटल बराबर, अब बताओ ये जब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा, बताएंगे P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, बताओ भाई ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस x2 P2 नॉट। अच्छा ये भी x2 का टर्म, ये भी x2 का टर्म्स है। अब अगर इसको हम और लिखें ऐसे, ये कन्वर्जन है बस, यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर P1 नॉट को यहाँ पर रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, x2 P2 नॉट रहने दो, ये उधर आपको पता है उस पार थोड़ी लेके जाएगा, चाहे माइनस इधर रखें यहाँ पर के माइनस तो माइनस ही रहेगा, P1 नॉट x2। चलो x2 दो जगह इसको कॉमन कर लेते हैं, तो अब बताओ कि PT बराबर यहाँ पर कहेंगे P1 नॉट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये बन जाता है आपका रिलेशन, देख रहे हैं। ये आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना। सबसे मेन ये है कि आपका ये मेन फॉर्मूला पता हो और x1 + x2 का सम 1 होता है, फिर उसके बाद जैसा कन्वर्जन करने को बोले आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या चल रहा था, डाल्टन्स अपना दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे कि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर का सम कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। फिर पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, राउट्स तो बता ही चुके हैं, बस उसी की वैल्यू को रख करके यहाँ पर तैयार कर देते हैं। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते जाता है यहाँ से पूछा गया, जे मेंस वगैरह में इस पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। चलो अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को और देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो कह रहे कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स। कह रहे ऐसे भी आप कर सकते हो। जब मैंने यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं, इस पहले वाले पॉइंट्स का, कह रहे कि अगर हम ऐसे लिख रहे थे तो यहाँ पर हम दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को दिखाया गया, लेकिन कह रहे आपका मन करे नहीं मैं दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन केवल एक दिखाऊंगा, क्या दिखा दो, जैसे यहाँ पर दिखा लो। इस फॉर्मूले ये भी टोटल प्रेशर का ही है, बस कन्वर्जन किया गया, यहाँ पर केवल एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिख रहा है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपके ऊपर है, अगर आप चाहो टोटल प्रेशर में
हमारे दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन देखें तब भी बता सकते हो, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी आप काम चला सकते हो। वही कहा गया, एक बार फिर से पढ़ो, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी एक कंपोनेंट से भी काम चलाने तो चला सकते हो, नहीं तो दोनों से भी चला सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, कन्वर्जन आपके अंदर, वहां पर आप जैसे भी कर सकें। फिर कह रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टू। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं यहां पर हमने ऐसा कर लिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर अगर इसके मोल फ्रैक्शन में चेंजेस करेंगे तो वहां पर टोटल वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, वहां पर हम देख सकते हैं। और यहां पर भी वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है P1 बराबर, ठीक है, P1 नॉट x1, ऐसे P2 बराबर हमने पढ़ा अभी P2 नॉट x2। अगर इनके बीच में हम क्या करते हैं, इनका पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कभी ग्राफ खींचने का मन हो तो हमको ये दिखे ना y बराबर mx, एक लीनियर आपको देखने को मिला, ना कोई इंटरसेप्ट ना कुछ। ये आपका स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका मोल यहाँ पर x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और y एक्सिस पे P1, ऐसे यहाँ पर तो ग्राफ भी खींचना चाहे तो ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन इसे साफ साफ दिख रहा है जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर 1 के मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो 1 का वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, 2 का बढ़ाएंगे तो 2 का, तो इसका उल्टा घटाने पर घटने भी लगेगा। चलिए आते हैं यहाँ पर, अब इनका तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताता है आपको, कह रहे डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द solution decreasing or increases with increase of the mole fraction of component 1। कह रहे अगर यहाँ पर देखें तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, अगर समझना हो तो समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में से समझाता हूँ, फिर इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया बताया कि देखो अभी हमने देखा P1 बराबर P1 नॉट x1 ना, तो y बराबर mx। अगर मुझे ग्राफ खींचना हो, ऐसे मैं जल्दी से बता रहा हूँ, फिर मिला के यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर P1 को रख देता हूँ और यहाँ पर x1 को रख देता हूँ, तो आपको होता है ये स्लोप यहाँ पर ऐसे सेंटर से पास होगा ऐसे। इसका मतलब क्या होता था, आपको कह रहे कि जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। आया समझ में? ऐसे अगर मैं P2 बराबर लिखूँ, ध्यान से समझ लो, अब बताओगे P2 नॉट x2 आ जाता है, तो यहाँ पर y बराबर mx फिट बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं रख दूँ इस एक्सिस पे, अगर P2 आ जाए और इस पे लिख देता हूँ x2, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये सेंटर से पास होगा और यहाँ पर स्लोप आपका ये P2 नॉट बनेगा। तो ये भी यही बता रहे कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, घटाने पर तो घटता भी जाएगा, इसका मतलब ये होता है बढ़ाने पर बढ़ा तो घटाने पर घट भी जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इस ग्राफ को हम देखें यहाँ पर, अगर मान लेते हैं इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे समझो, ऐसे ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस है। अगर बढ़ाने पर ये बढ़ता गया, कल को इसे घटाने पे आ जाए तो इधर बढ़ रहा था इधर घट जाए, तो अब बताओगे फिर घटने भी लगेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम इसको ऐसे देखें और अगर ऐसे वापस आने लगे इधर, तो ये घटने भी लगेगा ना। तो बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलो अब इस ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पर समझो कि मान लो अभी आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे हो और एक बार आपको इस कॉर्नर पे मैं लेके जाऊँगा। जब इस कॉर्नर पे है तो आपको इमेजिन क्या करना है, यहाँ पर आपके पास केवल प्योर ए नाम का लिक्विड है। क्या है? आप बताओ कि यहाँ पर प्योर ए है, प्योर फर्स्ट नाम का लिक्विड है, प्योर फॉर्म है। और जब इस कॉर्नर पे हो, आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये आपका क्या हो जाता है, प्योर 2 है। प्योर फॉर्म में दूसरा सॉल्वेंट जो भी हमारा कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी हैं, आप याद रखना वो आपका सोल्यूशन होगा, जहां पर आपके 1 और 2 दोनों कंपोनेंट होंगे। 1 और 2 दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और दोनों के मोल फ्रैक्शंस होंगे। अब मान लेते हैं हम इस कॉर्नर पे। अच्छा, और एक चीज़ और यहाँ पर इमेजिन करके चलना है, हमारे पास 2 लिक्विड है 1 और 2। तो याद रखना कि यहाँ पर 1 का प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर उसको हम P1 नॉट कहते हैं और B का जो प्योर फॉर्म का होगा उसको मतलब सेकंड वाले का P2 नॉट कहेंगे। और हम ऐसा इमेजिन करके चल रहे P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1। जब दोनों प्योर फॉर्म में थे तो ऐसा मान के चल रहे, ठीक है, ऐसा मान रहे
P2 नॉट का जो वेपर प्रेशर वो ज़्यादा है, P1 नॉट का कम, ऐसा मान के चले। चलो वापस आते हैं। अभी क्या होगा कि आप यहाँ से फिर से आओ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको और जो चीज़ें बताता हूँ। देखो, अब अगर आपसे कह दूँ कि मान लेते हैं हम अभी प्योर ए के पास है, कितना है, प्योर फॉर्म में ए, और आपको पता है अगर हम इस कॉर्नर पे हैं, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है तो केवल प्योर ए है, तो बी क्या होगा, मतलब सेकेंड वाला, पहला कंपोनेंट यहाँ पर प्योर फॉर्म में है, दूसरा भी है ही नहीं। अगर आपको पता है पहला ही कंपोनेंट है तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 का सम क्या हो जाता है, 1 होता है। लेकिन जब आपको बताया 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके मोल नहीं, उसके अमाउंट नहीं, तो उसके द्वारा मोल फ्रैक्शन 0, तो यहाँ पर x1 ही क्या हो जाएगा आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। और x1 जब 1 के बराबर हो जाए इसका मतलब वहाँ पर वो सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, केवल एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब x1 की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो इस कंडीशन में P1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे P1 नॉट, ठीक है। तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर जिसको नाम कहते हैं तो क्या हो जाएगा P1, और उस कंडीशन पे 1 के द्वारा जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो हो जाएगा उसका क्या, P1 नॉट। फिर आते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसे इमेजिन करना, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, यहाँ पर x1 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, मैक्सिमम 1, यहाँ पर मैक्सिमम, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे, और जब इस कॉर्नर पे पहुँचते हैं तो x1 के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे 0 और x2 की क्या होंगे 1, क्योंकि इस कॉर्नर पे आकर के अब ए है ही नहीं, फर्स्ट वाला मेंबर है ही नहीं, अब केवल प्योर फॉर्म में बी है, तो इसलिए अब सेकेंड वाला है। तो अब बताओगे इसीलिए इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 और पहले वाले का 0, तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ से अगर हम इधर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है पता है, अब बताओगे x1 नाम का जो मोल फ्रैक्शन था वो बेचारा घटता जा रहा है अगर हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पता है नियम के हिसाब से अगर ये घटता जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब हम इस कॉर्नर पे थे प्योर फॉर्म में तो इसके द्वारा वेपर प्रेशर को मैक्सिमम दिखाया गया, और जैसे आगे बढ़ने लगे वेपर प्रेशर घटता गया घटता गया घटता गया, और जब इस कॉर्नर पे जहाँ पर प्योर वी है अब ए का नामो निशान नहीं, वहाँ पर वो 0। तो और आपको पता है ग्राफ वही y बराबर mx, बढ़ाने पर बढ़ रहा था लिनियरली और घटाने पर घटने लगेगा। ऐसे अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर है तो प्योर फॉर्म में है, प्योर बी की बात कर रहे हैं, और बी जब अपने मतलब बी मतलब कि 2 वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मुंह से बी निकल जाता है तो याद रखना ये दूसरे कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर भी पता है P2 बराबर P2 नॉट x2 है। अगर मैं यहाँ पर हूँ इस कॉर्नर पे भी इमेजिन करूँ जहाँ पर केवल और केवल सेकेंड कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला है ही नहीं, तो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन उसी के हिस्से में जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब बताओगे अगर यहाँ पर x2 बराबर 1 आ जाता है तो बताओगे P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 नॉट, मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म का, इसलिए इसको सबसे ऊंचाई पे लगाया गया। इनको यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि हम पहले से मान चले P2 के द्वारा P2 नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट है। चलिए अब लेकिन फिर से अब जब हम दूसरे कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं तो ये प्योर फॉर्म में था, अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और इधर देखो इसके बीच में सोल्यूशन है, और अगर हम इधर शिफ्ट करते चले जा रहे हैं तो हम मतलब ए की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं फर्स्ट वाले कंपोनेंट, और इधर जा रहे हैं तो दूसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और याद रखना इधर जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर 1 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन घट रहे थे, लेकिन और किसके बढ़ रहे थे बताया था, 2 के बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 वाला 0 था लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से 0 था लेकिन जैसे हम आगे बढ़े वो बढ़ता गया और दूसरा वाला घटता गया। लेकिन अब हम इनको ऐसे पढ़ेंगे, उल्टा आकर के पढ़ेंगे। जब उल्टा आकर के पढ़ेंगे तो याद रखना x2 के जो कंपोनेंट होंगे वो अगर हम इधर आ रहे हैं तो घटता चला जाएगा, और अगर कंपोनेंट घटता चला जाएगा तो उसका प्रेशर भी घटता चला जाएगा, और घटते 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 एक समय आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर के 0 हो गया। कहाँ पर, जहाँ पर बी का सेकेंड वाले कंपोनेंट का नामो निशान। और अगर पूछा जाए कि ये इसका मैक्सिमम है ये इसका मिनिमम है तो बीच का क्या होगा, तो बीच का बताओगे कि सोल्यूशन का बताएगा, ठीक है। जब सोल्यूशन के अंदर होगा जितना मोल फ्रैक्शन, अगर बी वाले सेकेंड वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो ग्राफ इसकी तरफ भागेगा, और जब मैक्सिमम 1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम पे, और जब घटाते जाओगे मोल फ्रैक्शन बी वाले का सेकेंड वाले कंपोनेंट का वो घटता जाएगा, घटाए तो घटता गया और यहाँ आकर के वो सबसे कम हो गया 0। ऐसे फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स का अगर आप इधर जाओगे मतलब मोल फ्रैक्शन उसके घटाते जा रहे हो घटता चला जाएगा, और इधर आओगे तो बढ़ाते जाओगे फिर बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ होता है। फिर अब आते हैं टोटल प्रेशर यहाँ पर, तो पी टोटल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो अब क्या होगा, अब देखो
यहां पर आपको पता है कि अगर 1 के मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन 1 हो गए तो यहां पर इसके क्या हो जाएंगे 0, यहां पर तो ये 0 हो गया, ये 1 हुआ तो Pt बराबर क्या हो जाएगा P1। यहां पर टोटल प्रेशर उस दौरान इतना होगा। और अगर मान लेते हैं कि x2 के मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, मतलब उस कॉर्नर पे, तो ये x1 क्या हो जाएगा, अगर ये 1 हो गया तो ये 0 हो गया, अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0, तो और ये 1 हुआ तो Pt बराबर केवल P2 नॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब सबसे ज़्यादा फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन होंगे तो टोटल प्रेशर यहाँ पर दिखेगा, और सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 1 अगर हो जाएगा 2 के मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर। और लेकिन आपको पता है सोल्यूशन में दोनों के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे तो याद रखना, तो इनका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में ही कहीं पर लाई करेगा। और हाँ, याद रहे कि अगर आप फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे, पहले वाले कंपोनेंट, तो ये खींच करके अपनी तरफ वेपर प्रेशर को, टोटल वेपर प्रेशर को लाएगा। अगर आप दूसरे वाले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो इधर भागने लगेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इधर भागने लगेगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो हमें टोटल प्रेशर की जानकारी देगी। तो ये इस पूरे ग्राफ के बारे में था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, और ये सारी कंडीशन जो है एक आइडियल सोल्यूशन होती है उसके लिए मानी जा रही है, ठीक है। अभी आगे मैं आपको आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे सीधे सीधे लाइनें आपको देखने को मिल रही है, कोई कहानी होगी। अब मैं चलता हूँ, इसको रीड करके बताता हूँ, बहुत हो जगह ना, अब रीड करते हैं। यहाँ से हम लोग को रीड करना था। अब ये प्लॉट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो भी आपने पढ़ा समझा क्या है। अ प्लॉट P1 एंड P2, a plot of P1 or P2 versus the mole fraction x1 and x2 for a solution given a linear plot as shown in a figure। फिर तक ये these line first and second, इसको first कहा गया, इसको second कहा गया, pass through the point for which x1 and x2 are equal to the unity। हम इसको जब शुरुआत करते हैं यहाँ पर या तो ये 1 हो जाता है और यहाँ पर एक बार ये 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं। सिमिलरली द प्लॉट लीनियर थर्ड, जो यहाँ पर टोटल प्रेशर ये वाला बता रहे हैं, ये लीनियर प्लॉट की बात करते हैं। फिर टोटल वर्सेस x2 इज आल्सो लीनियर, ठीक है। x2 x1 जिसके रिस्पेक्ट में आप देखें वो भी लीनियर आता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नॉट, जब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी तो ये, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, और इसी के बीच में वो लाई करेगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज P2 नॉट, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट अप, जो मैंने आपको ऊपर ऐसा लगाया था और आपको ये बताया था ना, P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। इसका मतलब यही था, हम ऐसा मान के चलो, यहाँ पर एज्यूमिंग दैट, मान लेते हैं सेकेंड वाला कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा वेपर बनाता है, ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं इन कंपेरिजन टू, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया आपको ना एज्यूमिंग, तो ये हो जाता है। दैट इज आपको कह रहे हैं P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। फिर कह रहे द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। याद रखना यहाँ पर किसके द्वारा कितना वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर, जैसे टोटल की बात करते हैं, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर मोल फ्रैक्शन। 1 के मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो इधर भागेगा, 2 के बढ़ाओगे इधर भागेगा। वही कह रहे द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, बताया गया। और यहाँ पर आपको एक टर्म और सिखाने जा रहा है, y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन वेपर फेज यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसे थोड़ा सा फिर से मैं सेटअप बना देता हूँ, जैसे आप इनकी लाइन समझ पाएँ। चलो यहाँ पर हमारे पास दोनों 1 और दोनों कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पर भी 1 और 2 दोनों कंपोनेंट्स हैं। लिक्विड फॉर्म का मोल फ्रैक्शन बताने के लिए मैंने कहा अगर 1 का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो 1 के मोल अपॉन टोटल मोल। ऐसे अगर 2 का देखना होता था तो मैंने क्या बताया था, दूसरे के मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसे था। कह रहे कि वेपर फॉर्म का भी अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर डाल्टन्स अपना कॉन्स्टेंट इस पे लगाते हैं, तो क्या लगा रहे हैं देखना। वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर किसी कंपोनेंट्स का एक रिलेशन बनाते हैं वेपर फेज के लिए, कह रहे हैं कि डाल्टन्स के हिसाब से, ये कौन बता रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उनके हिसाब से क्या हो जाएगा, P1 जो हो जाएगा बराबर y1 इंटू P टोटल। ऐसे P2 अगर देखा जाए दूसरे वाले के द्वारा जो प्रेशर होगा वो क्या बता रहे, कह रहे हैं कि y2 इंटू P टोटल। इसका मतलब समझते हैं, देखो ऐसा कुछ उन्होंने बताया।
और यहाँ पर y1 y2 जो हो जाता है ये मोल फ्रैक्शन को बताता है। क्या करता है, y1 हमारा बताएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट इन वेपर फेज। याद रखना ये क्या था, यहाँ पर जो x1 x2 ये सोल्यूशन फेज, इसके लिए टर्म यूज करता है आपकी बुक में, सोल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर y1 y2 x1 x2 को सोल्यूशन के लिए और y1 y2 को यहाँ पर वेपर फेज के लिए बोला जाता है। ऐसे यहाँ पर y2 बोलेंगे तो इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरे कंपोनेंट का इन वेपर फेज, वेपर प्रेशर नहीं वेपर फेज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर y1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है, y1 बराबर अगर आप निकालेंगे कहेंगे कि 1 अपान, तो कहने का मतलब अगर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, वेपर फेज का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो उनका कंपोजिशन होगा तो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें वेपर फेज में निकालना है तो उसको हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में बताएंगे, कहेंगे उसके द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। ऐसे अगर y2 बोला जाए तो इसी फॉर्मूले से साबित हो जाता है, हम कहेंगे दूसरे कंपोनेंट के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाता है। और इन जनरल आपको ये कह रहा है कि जिस कंपोनेंट का देखना है पार्शियल प्रेशर बराबर उसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसको ऐसे यहाँ पर आई बोल दिए, ठीक है, 1 2 आप जो भी यूज करोगे, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, ऐसे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं पर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शंस बताओ, तो आप बताओगे यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करके आपको समझाऊँ यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y1 बराबर आप कहेंगे यहाँ पर y1 बराबर आप बताएंगे P1 अपान PT ना। तो P1 की जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, क्या पता है, क्योंकि हमको पता है P1 की जहाँ पर ये पार्शियल वेपर प्रेशर है तो P1 नॉट x1 लिख सकते हैं, और इनकी जहाँ पर लिखना होगा तो टोटल प्रेशर आपको पता है यहाँ पर क्या सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ऐसे ऐसे अगर y2 की बात करते हैं तो यहाँ पर P2 जहाँ पर लिख देंगे P2 नॉट x2 अपान यहाँ पर फिर से P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ऐसे लिख देते हैं, देख रहे हैं। ऐसे भी इनको ओपन करना चाहें तो न्यूमेरिकल जब आएगा तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। चलिए इतना यहाँ पर पढ़ लिया, अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करता है, क्या लिखा है। कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों वोलेटाइल है, 298 केल्विन, इतना mmHg क्लोरोफॉर्म का और 415 mmHg आपका हो जाएगा CH2Cl2। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। जब हमें क्या करना है, वह 25.5 ग्राम आपका क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम आपका CH2Cl2 वहाँ पर मिलाया गया, तब उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। सेकंड कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, लेकिन कहाँ पर, वेपर फेज पर। ये देखो यहाँ पर तो सॉल्व किया गया, लेकिन अगर हम इसको सोचे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर जैसे उसने कहा ये दो कंपोनेंट्स है, इनका टोटल प्रेशर बताना है, तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाता है, टोटल प्रेशर बराबर हमने सीखा है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, हमने यही तो सीखा है। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो याद रखना आपको दोनों के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया गया है, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट है। अब बताओगे P1 नॉट और P2 नॉट तो पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत कहाँ पर आएगी, तब बताओगे आपको x1 और x2 पता करना पड़ेगा, और x1 और x2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन फेज का, और इसको पता करने के लिए जब आप आएंगे तो आप कहेंगे इसमें हमें टर्म्स लेके चलना पड़ेगा, N1 प्लस N2 मतलब मोल, मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो मोल, N का मतलब यहाँ पर मोल से लिया गया, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर ये आ गया तो हम कह सकते हैं 1 माइनस x1 करके 2 को भी निकाल लेंगे। अब मोल कैसे निकालेंगे, कहा कि मोल को निकालने के लिए तो यहाँ पर आपको मास दे दिया, ठीक है, मास दे दिया है, उसका मास दे दिया 25 ग्राम, ठीक है। अब कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम, ये मास दे गया, और मास को जब उसके मॉलिक्यूलर वेट से मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा, फिर मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन आ गया तो यहाँ पर रख करके टोटल प्रेशर निकाल लो, है समझ में। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि मोल निकालने के लिए आपको क्या करने पर मॉलिक्यूलर वेट का सहारा लेना पड़ेगा, मोलर मास। तो मोलर मास CH2Cl2 का निकालते हैं तो 85 आता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का निकालते हैं तो 119.5 आ जाता है।
फिर अब आप देखेंगे यहाँ पर CH2Cl2 ये दूसरे वाले का, इनका मोल निकालेंगे तो इनका मास अपन इनका मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं 0.47 आ जाता है। ऐसे क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे तो इसका मास आप देखें 25.5 है, 25.5 अपान 119.5, तो ये आ जाता है 0.213 मोल। और अगर हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, मतलब ये और ये, आप इन दोनों को जोड़ देंगे 0.683। अब बताओ अगर हमें CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब उसके मोल अपान टोटल मोल, ये इतना आ जाता है। और जब एक में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म का भी मोल फ्रैक्शन आ जाता है। आगे यहाँ पर अब फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट कर लो, बस हो गया काम, ठीक है। और फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, P टोटल बराबर P1 नॉट। अब आपके पास फॉर्मूला वो है, आप चाहे इसे इनकी तरह कठिन बना के करो या फिर जैसे मैंने आपको बताया P1 नॉट x1 प्लस C2 नॉट x2 आप रख दो। चलो यहाँ पर रख देते हैं P1 नॉट, यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख देते हैं टोटल प्रेशर का, और रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल प्रेशर आपका इतना आ जाता है। और दूसरे में आपसे पूछा गया कि दोनों के हमें पहला और जो दूसरा कंपोनेंट है उसके वेपर फॉर्म का मोल फ्रैक्शंस बताना है। और वेपर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन अगर 1 का बताना है तब बताओगे, हम कहेंगे 1 के द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। 2 का बताना होगा तब बताओगे 2 के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। या फिर जब 1 का आपको पता ही चल गया अगर तब 2 का निकालना है तो 1 माइनस, आप बताओगे ये करके निकाल सकते हैं, बस वही। चलो देखते हैं यहाँ पर कह रहे यूजिंग द रिलेशन, कह रहे ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन गैस फेज या फिर वेपर फेज। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, तो हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर अगर यहाँ पर इसका निकालेंगे तो मैंने आपको वहाँ पर ऊपर बताया था मोल फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर, ये वाला टर्म से, जिसको मैंने कहा था P1 बराबर P1 नॉट x1, ये तो बताया था। इससे हम क्या कर देते हैं, दोनों कंपोनेंट का यहाँ पर पार्शियल हो, आपको क्वेश्चन में प्योर फॉर्म का दिया था, पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का ये वाला फॉर्मूला लगा करके बता दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया था P2 बराबर P2 नॉट x2, यहाँ पर इन्होंने x2 को पहले लिख दिया, P2 को बाद में लिखा, तो यहाँ पर 62 आ जाता है। और y आपको अभी आपको बताया y बराबर क्या निकालेंगे, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। जैसे इस वाले के लिए तो आपको लगने वाला प्रेशर आपका इतना था अपान टोटल प्रेशर, ये अपान करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल प्रेशर जो हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे यहाँ पर आया, ठीक है, इतना कर देते तो आपका ये आ जाता है। और यहाँ पर फिर इसका पूछा कि इसको भी ऐसे बता सकते हैं, या फिर मैंने कहा 1 माइनस कर देते आप इसको तब भी आपका, तो ऐसे इसको किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखता है, सिंस CH2Cl2 इज अ मोर वोलेटाइल देन CHCl3। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका वेपर प्रेशर कितना है 415, जबकि इसका प्योर फॉर्म का 200 था। तो जो ज़्यादा वेपर प्रेशर रख रहा है प्योर फॉर्म में, तो बताओगे वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा दूसरे से। एंड द वेपर फेज इज ऑल्सो रिचर, और याद रखना जिसके वेपर ज़्यादा उसका वेपर फेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब बताओगे वेपर प्रेशर किसका था, ये CH2Cl2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, और जब हम इसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देखते थे इसी का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसके वेपर फॉर्म में कंपोनेंट भी ज़्यादा होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि इन CH2Cl2 मोल फ्रैक्शन इसका इतना, जबकि दूसरे वाले का जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कम आया, जिसका वेपर फेज का आप देख रहे हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आया, ठीक है। इट मे दस कंक्लूडेड दैट, ये लाइन याद रखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन आपसे पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बताइए एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज रिचर इन द कंपोनेंट्स विच हैज़ अ मोर वोलेटाइल। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भी, ठीक है, ज़्यादा होगा, उसके मोल फ्रैक्शन भी आपको वेपर फेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर आगे आपको बताता है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक्स में। अब राउल्ट्स लॉ को देखते हैं। यहाँ पर आपको कहता है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउल्ट्स का लॉ अभी हम पढ़ के आ रहे थे, याद रखना क्या बताया था, P1 बराबर P1 नॉट x1 पढ़ा ना, ऐसे P2 बराबर P2 नॉट x2 पढ़ा, ठीक है। ये तो भी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हेनरी को हम पढ़ चुके हैं। हेनरी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो P बराबर उनका था KH इंटू एक्स। अगर हम देखें यहाँ पर ये कौन है, प्रेशर, ये कौन है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हेनरी वाले में ये P क्या है, प्रेशर, ये कौन है, मोल फ्रैक्शन। बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अपने प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर एज अ कांस्टेंट, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट है।
तो फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट कर रहा है और यहाँ पर ये बताना चाह रहा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसा लगता है दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही दूसरे के फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पर। इसलिए बताया जाता है, याद रखना, राउल्ट्स लॉ का भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए किसका स्पेशल फॉर्म होता है, तो बताओगे हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर बस यहाँ पर पी नॉट जो यहाँ पर लगा था हमारा, वहाँ पर कौन आ जाता है, के एच की जहाँ पर पी नॉट आ जाता है। चलो उसी बात को बताता है, आप समझते हैं यहाँ पर। According to Raoult's law, the vapor pressure of volatile components in a given solution is given by P1 बराबर x1 P1 नॉट। वही जो मैंने आपको बताया 1 2 बताओ, यहाँ पर I लगा दिया है। In the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that the solubility given by the Henry law instead। देखो अब यहाँ पर आपको कहता है in a solution of a gas in a लिक्विड, अगर किसी गैस को हम सोल्यूशन लिक्विड में डाल रहे हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने पता है कि अगर एक लिक्विड गैस को हम लिक्विड में डालना चाहते थे, जबकि गैस हमारा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वहाँ पर जो कहानी चलती थी कितना वो सॉल्युबल होगा, क्या होगा, तो हेनरी ने ये कहानी हमें पहले सुना दी। कह रहे इफ़ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ये देख रहे हैं जो बगल में मैंने लिखा राउल्ट्स लॉ से कंपेयर करें, एंड हेनरी लॉ, it can be seen that partial pressure of the volatile components or a gas is directly proportional to the mole fraction of the solution। वही देख रहे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके ऊपर, ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पर इनके ऊपर। ठीक है, वही हो जाता है, याद रखना। फिर बताइए कि ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हेनरी लेके चले थे के एच डिफर फ्रॉम, और राउल्ट्स लेके चले थे नॉट वाला पी नॉट। दस द राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, विच के एच बिकम्स इक्वल टू P1। ठीक है, दोनों का कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, वहाँ पर जो आपको साफ साफ दिख रहे दोनों कॉन्सेप्ट से। चलिए, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, इसमें जब हमारे दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल थे, फर्स्ट वाला लिक्विड और सेकेंड वाला लिक्विड दोनों वोलेटाइल थे, ठीक है, तब वहाँ पर किसी एक कंपोनेंट के द्वारा कितना वेपर प्रेशर लगा, दूसरे के द्वारा कितना लगा, टोटल कितना लगा, वो सारी कहानी चल रही थी। लेकिन अब हम यहाँ पर जो उसी से ही जुड़ा हुआ जो दूसरा केस इसका पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था इस टॉपिक में हमें दो चीज़ें पढ़नी थी, जब लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो और लिक्विड और सॉलिड का हो, मतलब सॉलिड और लिक्विड का हो। तो यहाँ पर दूसरा वाला केस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कब, जब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को डाल दिया गया लिक्विड में, हमारा सॉलिड कौन है, और सॉलिड आया है, तो याद रखना सॉलिड का मतलब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं नॉन वोलेटाइल है। क्या हो जाता है भाई, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो अपने वेपर फॉर्म में नहीं पहुंचता है। ठीक है, केवल जो हमारा लिक्विड है, जो सॉल्वेंट होगा, वो वेपर फॉर्म में पहुंच जाएगा। चलो इनके फिगर से देखते हैं, फिर इनको समझ में भी आएगा क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा जो आपको दिया गया, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, कोई रुकावट नहीं यहाँ पर। और आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जब हम क्या करते हैं कि ये पूरा कंटेनर देखिए, इसको क्लोज कर दिया गया, प्योर सॉल्वेंट है। आपको बात ये याद रखनी है कि अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इसकी सरफेस पे केवल उसी के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, वेपर कौन बनाएगा, यहाँ के मॉलिक्यूल, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल, वही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में जाते हैं, वेपराइज होते हैं। अगर प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पर वो क्या कर देते, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल जो थे, ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल्स, वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में जा रहे थे। और उस दौरान जो भी प्रेशर यहाँ पर नापा गया, उसको मान लेते हैं, ऐसे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, उसको P नॉट कर दिया। फिर इसी सॉल्वेंट में हमने कुछ नॉन वोलेटाइल, अब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, तो नॉन वोलेटाइल वहाँ पर सोल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल मतलब जो अपनी वेपर नहीं बना, वो सोल्यूट जा करके यहाँ पर एक होमोजेनस मिक्सचर्स बनाया। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब आपको पता है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशंस। तो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम देखेंगे ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल अंदर तो पाए ही जाएंगे, सरफेस पे भी आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत ये होगी, आपको बताया वेपर कौन बनाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल या फिर यहाँ पर नीचे के मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल। पहले जब प्योर फॉर्म में था, सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल थे, केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे। लेकिन अब जो सोल्यूशन बना है वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे 1 मोल अगर दोनों का डाल दिए, जैसे वो कह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 1 मोल है तो सेम रेशियो के साथ एक ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब पहले यहाँ पर सरफेस पे सबके सब उन्हीं के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल इनका, एक इनका, एक इनका, एक इनका।
क्या ये वाले जो मॉलिक्यूल सोल्यूट के हैं क्या ये भी वेपर बनाएगा? नहीं, ये उड़ेंगे नहीं, वेपर नहीं बनाएंगे, ना तो वेपर फॉर्म बनाएंगे ना तो दूसरे को बनाने का मौका देंगे। अब तो जब यहाँ पर भीड़ में ये खड़े हैं तो नीचे अगर कोई वेट कर रहा है कि हटे तो हम जाए वेपर बनाए, तो ये हटेंगे तब तो जाएगा, ये हट ही नहीं रहे। तो इसलिए जो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स आपको अब सॉल्वेंट के नज़र आ रहे हैं पहले से तो कम हो गए, अब कम ही मॉलिक्यूल आपको वेपराइज होते दिखेंगे। अगर वेपर की मात्रा कम तो वेपर प्रेशर भी कम। अगर इसके प्रेशर को मैं ऐसे यहाँ पर PS बता दूँ सोल्यूशन का है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या हो जाएगा, P0 इज ग्रेटर देन PS। और कल को ऐसा पूछा जाए, अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो अब बताओगे ये बात सही है असर्शन में? तो रीजन में क्या लिख दिया बताओगे? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अब आप बताओगे सोल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं वो भी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे सॉल्वेंट के साथ, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, अब वहां पर क्या हो जाता है, सरफेस को एक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब आप बताओगे कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही वहां पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे। जब कम होंगे तो कम वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये इनका रीजन होगा। तो चलो अब इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, वही पूरा लिखा गया यहाँ पर। चलो एक एक करके पढ़ते जल्दी समझते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सॉलिड NaCl हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, यूरिया हो जाए, केन शुगर हो जाए, ठीक है, वाटर इन और कह रहे एंड आयोडीन सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, अगर ऐसे ले लेते हैं। कह रहे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सोल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज और प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जब हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में तो काफ़ी चीज़ें हमें बदली हुई नजर आती है। पहले सोल्यूशन मस्त में वेपर प्रेशर बनाते थे, लेकिन आज सोल्यूशन बना करके हम देख रहे हैं कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बताइए फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर आप देखेंगे बदला हुआ नजर आएगा, पहले कुछ और अब कुछ और। वी हैव लर्न यूनिट 5, आपको बताया गया 11th में, द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन the pressure exerted by the vapor of a liquid over the liquid is called vapor pressure। वो जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी पहले बताया, इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने की वजह से जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। वही अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहे हैं कि दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वेपराइजेज एंड अंडर, यहाँ पर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय किसके, वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द किसकी सरफेस पे, ऑफ द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया, अब यहाँ पर लिखता है साफ साफ। कह रहा है इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज एक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स। जब प्योर फॉर्म में था तो पूरा का पूरा सरफेस, ऊपर वाला सरफेस केवल उसी सॉल्वेंट से ही भरा हुआ था। इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू गिव्स अ सोल्यूशन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशंस, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज सोलली, मतलब अकेले वहां पर फॉर्म्स द सॉल्वेंट। और आपको बताया यहाँ पर भले हम सोल्यूशन बना दिया तो यहाँ पर अगर कोई वेपर बनाएगा केवल और केवल किसका, सॉल्वेंट का है, और यहाँ पर जो भी प्रेशर लगाएगा केवल और केवल कौन लगाएगा, सॉल्वेंट ही अकेले लगाएगा। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्वेंट। बताया गया दिस वेपर pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than vapor pressure of the pure solvent at the same temperature। और हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो इस वाले से कम हो जाता है प्योर फॉर्म वाले से। ठीक है, क्यों? इन द सोल्यूशन द सरफेस, देखना यहाँ पर द सरफेस हैज बोथ, अब सरफेस पे आपको दोनों लोग दिखेंगे, कौन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट एक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड। कह रहे हैं कि अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे इनकी तुलना में अब कम पाए जाएंगे। ठीक है, कम पाए जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ते हैं इनका स्टेटमेंट पूरा, रिड्यूस्ड। Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface is corresponding reduced। अब सरफेस से जो मॉलिक्यूल उड़ रहे थे वेपर बना रहे थे वो पहले से कम दिखेंगे। अब बताया गया thus the vapor pressure of the reduced, जब वेपर की मात्रा कम तो वेपर प्रेशर की मात्रा कम हो जाएगा। फिर आपको आगे क्या बताना चाहता है यहाँ पर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में आई गिरावट, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
अब मेन बात क्या है, कितना घटेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा डाला तो थोड़ा सा घटा, और डाल दिया तो और घट जाएगा, और डाल दिया तो और ज़्यादा घट जाएगा। तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ाओगे तो वहाँ पर घटता चला जाएगा। यहाँ पर एक लाइन फिर से, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। कह रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया कितनी ज़्यादा मात्रा में, मात्रा का मतलब वहां पर पार्टिकल्स के नंबर की बात करते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा वहां पर आप देखेंगे वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी। फॉर एग्जांपल, समझना ये लाइन काफी अच्छी है, कह रहे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बाय वाटर ऑफ वाटर बाय, आप देखना यहाँ पर एक बार मैंने 1 मोल सुक्रोज डाला टू 1 किलोग्राम वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द यूरिया टू सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर में गिरावट, वहां पर आपको यही बताया गया कि अगर हम क्या करते हैं, वहां पर अगर 1 मोल सुक्रोज को 1 किलोग्राम वाटर में डाल दिया, वैसे ही अगर 1 मोल यूरिया को 1 किलोग्राम वाटर में डाल दिया, तो आप देखेंगे दोनों में ही वेपर प्रेशर का गिरावट सेम आएगा। वेपर प्रेशर कितना घटा, दोनों में ही क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको पता है कि अगर यूरिया का मास देखते हैं, सुक्रोज के 1 मोल का मास आपको पता है 342 ग्राम हो जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम में 342 ग्राम सुक्रोज डाला गया, और जब हमने यूरिया डाला 1 मोल, इसका मतलब आपको पता है कितना, केवल 60 ग्राम डाला गया। आप देख रहे हैं इनके मास अलग अलग है, लेकिन तब भी आपको कह रहा है कि सेम आपको वहां पर गिरावट देखने को मिलती है। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर दोनों में सेम आपको देखने को मिलता है। सवाल आता है यहाँ पर तो 1 किलोग्राम वाटर में 342 ग्राम डाला गया है कोई सब्सटेंस, यहाँ पर केवल 60 ग्राम डाला गया। अमाउंट तो उनके अगर देखे जाए मास के बेसिस पे अलग अलग है, लेकिन गिरावट दोनों सेम दे रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मास भले अलग अलग है, लेकिन दोनों के पास पार्टिकल कितने होंगे, 6.0 टू 10 की पावर 23। क्यों? क्योंकि 342 ग्राम का मतलब यहाँ पर इनका 1 मोल, और यहाँ पर 1 मोल का मतलब 60 ग्राम, फिर 60 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में दुनिया के कोई भी पार्टिकल की बात करेंगे वो कितना होगा, 6.0 टू 10 की पावर 23। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये लाइन कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना, ये वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट होगी, नॉन वोलेटाइल का वहाँ पर ही जो क्वांटिटी होगी वो डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल की बात होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, अगर दोनों के 10-10 पार्टिकल है तो सेम गिरावट। ठीक है, भले ही वहाँ पर दोनों के 50-50 पार्टिकल तो सेम गिरावट हो सकता है। 50 पार्टिकल किसी का मास 10 ग्राम हो, किसी का 100 ग्राम हो, लेकिन उससे कोई मतलब, पार्टिकल के नंबर सेम आना चाहिए। पार्टिकल के नंबर जितना होगा, जितना जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा गिरावट आएगी। तो वो आपको यहाँ पर बताना चाहता है। ठीक है, चलो अब आते हैं राउट्स क्या बताना है। राउट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेट, अब वही फिर से दोबारा करें, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो भी आपको ऊपर पढ़ा के आ रहा है। फिर कह रहे हैं इन अ बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोटेड द सॉल्वेंट बाई 1 एंड सोल्यूट बाई 2। अगर मान लेते हैं इस चैप्टर को अगर हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो मैं जब वहाँ पर पढ़ाता हूँ खुद से अपने नोट से, तो वहाँ पर मैं सोल्यूट को फर्स्ट और सॉल्वेंट को वहाँ पर क्या करता हूँ, सोल्यूट को ए और सॉल्वेंट को बी से दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं इन बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोटेड, सॉल्वेंट को 1 कहा गया है और सोल्यूट को 2 कहा गया। वो सबके ऊपर सबका अपना अपना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्वेंट के लिए वहाँ पर क्या बताया उन्होंने, यहाँ पर इन्होंने 1 बोला है, और सोल्यूट के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 बोला। वैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर इसको ए इसको बी कहते हो, लेकिन जो जैसे बताया वैसे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जैसे अभी ऊपर का केस पढ़ के आ रहे हैं, ओनली द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट द वेपर प्रेशर्स। लेट P1, आपको यहाँ पर बताया गया ऐसे, अगर हमारे पास केवल एक कंपोनेंट ही वोलेटाइल है, 1 को इन्होंने क्या बोला था, एक बार फिर से यहाँ पर लिख दो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो। 1 के लिए उन्होंने कहा था, यहाँ पर 1 कहा है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, और 2 कहा है सॉल्यूट के लिए ना। और आपको बताया है कि टोटल प्रेशर का हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने कहा था कि P टोटल बराबर, ठीक है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2।
बताओ अगर हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, वही वाला केस चल रहा है, क्या है वो, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेट, कौन, हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो उसके द्वारा जो सोल्यूट किसको 2 को बोला गया, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर क्या, 0, जो वेपर ही नहीं बना है तो वेपर प्रेशर कहाँ पर लगेगा, तो ये वाला टर्म तो 0 तो ये पूरा 0 कर देगा। तो अब अगर यहाँ पर हमसे टोटल प्रेशर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, P1 नॉट x1, याद रखना यहाँ पर 1 का मतलब सॉल्वेंट से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन बहुत चलता है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो वही आपको बताया गया कि अगर हम यहाँ पर इनके बीच में ग्राफ खींचे, ये वेपर प्रेशर है, इनका मोल फ्रैक्शन है, और ये कौन है, सॉल्वेंट है, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वही बताया गया द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट x1p, इट्स मोल फ्रैक्शन P1 या फिर P0 इज वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। फिर बताया गया देन अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, तो अभी हम पढ़ के आ रहे दोबारा फिर से यहाँ पर भी बता रहे, P1 इज डायरेक्टली x1, तो P1 बराबर हम कह सकते हैं x1 P1 नॉट। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट। ये सारी बातें भी मैं आपको बताया, फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लीनियर, ठीक है, एंड P1 द प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। अब दो देख रहे हो सॉल्वेंट, यहाँ पर देख रहे हो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे लीनियरली आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, वो यही आपको बता रहे भाई, अगर आप इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको यहाँ पर, तो यहाँ तक वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर पे मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा, उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, उसकी कंडीशंस क्या होगी। तो आज हम लोग कितना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।